हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास हम 12th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें 7th पार्ट लगा लो आप या लास्ट पार्ट। आज की क्लास के बाद में आपको जो 12th क्लास की एनसीईआरटी होगी हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इसके बाद में आपको 12th क्लास नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो महात्मा गांधी ने भाषण दिया था उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? किसको केंद्र में रख करके उन्होंने अपना जो भाषण वगैरह था वो दिया था? तो 1916 में, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाषण दिया था। तो उनका जो सब्जेक्ट था या फिर उनका टॉपिक था वो क्या था? केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी उन्होंने, भारतीय राजनीति में अभिजात वर्ग जो था उसकी प्रशंसा की थी, भारतीय राष्ट्रवाद के किसानों और गरीबों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया था, या शिक्षा नीति में सुधार किए थे? तो उन्होंने ये इनमें से किस चीज के बारे में जो बातें की थी उसमें? तो इन्होंने किया था विशिष्ट वर्ग को, जो राजनीति में अभिजात वर्ग थी उसकी प्रशंसा की थी। उन्होंने किया था भारतीय राष्ट्रवाद में किसानों के, एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रवाद में किसानों और गरीबों की जो अनुपस्थिति थी उसका मुद्दा उन्होंने उठाया था कि जब तक किसान और जो गरीब हैं वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक भारत की जो मुक्ति वगैरह है वो संभव नहीं हो पाएगी। गांधी जी ने बीएचयू में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में भारतीय विशिष्ट वर्ग को टोकते हुए कहा था कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं होगी जब तक किसान और मजदूर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने मंच पर मौजूद अमीर सजे धजे लोगों और गरीबों के बीच अंतर जो था उस पर प्रहार किया था। बीएचयू का भाषण जो था महात्मा गांधी का भारत में पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक संबोधन माना जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के साथ गठबंधन करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? कौन से आंदोलन के साथ गठबंधन करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? किसमें? असहयोग आंदोलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर बहावी आंदोलन, या शुद्धि आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ में हाथ मिलाया था। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता बहाल करना, और उनका मानना था कि इन दोनों आंदोलनों को आपस में जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर के औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर सकते हैं। तो किसके साथ हाथ मिलाया था उन्होंने? खिलाफत आंदोलन, असहयोग और प्लस में खिलाफत प्रथम जन आंदोलन था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया था। क्यों लिया था उन्होंने वापस?
ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था। कब लिया था? 1922 में। ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की वजह से नहीं, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना की वजह से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, चोरा चोरी में हुई थी एक हिंसक घटना और उसी वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी चोरा चोरी। इसमें किसानों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी थे वो मारे गए थे। गांधी जी अहिंसा के सख्त समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं करनी है, इसलिए हिंसा वाली घटना जो हुई थी ये, तो वो बहुत दुखी हो गए थे इस घटना से और उन्होंने ये आंदोलन था वो वापस ले लिया था। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के बिना कोई भी स्वराज जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था? कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज जो था वो पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में नीचे दिया गया है 1929 के अंत में लाहौर में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था और यही कारण है कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक जो नमक यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से किस तिथि को, कौन सी डेट में स्टार्ट की थी? कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती आश्रम से। डेट पूछी गई है, किस डेट को स्टार्ट की थी उन्होंने? तो 1930 में की थी। यहाँ पे 30 है, 12 मार्च को की थी, 6 अप्रैल नहीं, 26 जनवरी को भी नहीं, 15 अगस्त। यही इसका आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती से दांडी की ओर पैदल जो है निकले थे। 6 अप्रैल को 1930 को उन्होंने समुद्र तट पे नमक कानून जो है, नमक बना करके कानून को तोड़ा था। यात्रा की अवधि थी 24 दिन की, कुल दूरी थी लगभग 240 मील। कितने अनुयायी थे? 78। नेक्स्ट है, गांधी जी के विरोध के प्रतीक के रूप में नमक को ही क्यों चुना? यानी कि उन्होंने नमक को ही क्यों चुना था? जो है विरोध करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक बनाना बहुत आसान था, क्योंकि नमक पर राज्य का एकाधिकार आम जनता के लिए दमनकारी था। सी दिया है क्योंकि ब्रिटिश सरकार नमक का व्यापार करना चाहती थी और डी है क्योंकि केवल अमीर लोग ही नमक का उपयोग करते थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने सिर्फ नमक को ही चुना था? तो इस वजह से किया था क्योंकि नमक जो थी वो राज्य का एकाधिकार नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी दमनकारी था। क्योंकि नमक बनाना आसान था, ये भी नहीं हो जाएगा, ब्रिटिश नमक व्यापार करना चाहते नहीं, अमीर लोग ही नमक का उपयोग नहीं करते थे। बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नमक पर राज्य का एकाधिकार, मोनोपोली की बात करें तो आम जनता के लिए भी दमनकारी था। नीचे दिया गया है कि नमक हर भारतीय की बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसके उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार कर रखा था और इस पे भारी टैक्स भी लगाया गया था। गांधी जी ने इसको सर्वाधिक घृणित कानून बताया क्योंकि ये प्रकृति की मुफ्त में देन की जनता से जो है छीनता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था जो कि हर भारतीय को उसकी जरूरत थी नमक की, और उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने इसको इसको बहुत ही कठोर बताया, घृणित बताया कि जो नमक है वो प्रकृति की मुफ्त में दी गई चीज है और उसके ऊपर भी ये लोग टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जनता से छीन रहे हैं इसको। और इसी वजह से उन्होंने, नमक एक ऐसा मुद्दा था जिसने अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी को एकजुट कर दिया, क्योंकि नमक की जो उपयोग है वो तो हर कोई करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये ऑप्शन भी सही हो सकता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार नमक का व्यापार करना चाहती थी, वो टैक्स वगैरह लगाती थी ना नमक के ऊपर। मैं इसको देखती हूँ एक सेकेंड। ओके, इसका आंसर बी ही होगा क्योंकि वो हर आम जनता की, कोई भी धर्म हो कोई भी इंसान हो, सभी की जो पहली जरूरत होती थी नमक, इसी वजह से। नेक्स्ट है, किसी समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को समझाया था कि वे नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखें? उन्होंने गांधी जी को किसने समझाया था कि नमक जो सत्याग्रह है उसमें सिर्फ पुरुषों को शामिल ना करें, महिलाओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए? सरोजिनी नायडू ने समझाया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, एनी बेसेंट ने, या कस्तूरबा गांधी ने? तो इसको समझाने वाले थे कमला देवी
चट्टोपाध्याय। इन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि जो आंदोलन का दायरा है उनको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या था, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शराब की जो दुकानें थी, विदेशी कपड़े थी, उनकी दुकानों को घेराबंदी की और गिरफ्तारियां भी दी थी। नमक सत्याग्रह पर पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया था। नेक्स्ट है मार्च 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की एक प्रमुख शर्त क्या थी, क्या शर्त उन्होंने रखी थी? तो ये याद रखना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में। और इनकी प्रमुख शर्त क्या थी? भारत को तुरंत आजादी देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति, भगत सिंह को फांसी रोकना या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंग्रेजों की सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति देना, यही गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त थी। इसी समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और इसके बदले में विशेष अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और तटीय क्षेत्रों में स्थानीय उपभोग के लिए नमक बनाने की अनुमति भी दे दी थी। इसे समझौते के बाद में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स जो था उसमें शुरुआत में गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी राय कैसे बदल गई थी? अमेरिकी समाचार पत्रिका है टाइम, उसमें गांधी जी की जो कदकाठी थी उसका पहले मजाक उड़ाया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद जो है उसमें ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने अपनी राय बदल दी। गांधी जी के अंग्रेजी बोलने की वजह से, नमक यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन को देख करके, ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर और गांधी जी द्वारा विदेशी कपड़े पहनने की वजह से, तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जो अपना जो राय थी वो मजाक वगैरह उड़ा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी राय किस वजह से बदल दी थी? तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि नहीं, नमक यात्रा में जो मिल रहा जन समर्थन था उसकी वजह से। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। शुरुआत में टाइम ने महात्मा गांधी को मरियल साधु कहा था, उनकी जो कदकाठी थी उसका मजाक वगैरह उड़ा करके उनको क्या कहा? मरियल। फिर उनके मंजिल तक पहुंचने पर संदेह किया था क्योंकि एक हफ्ते में भारी भीड़ और जन समर्थन देख करके पत्रिका ने उन्हें एक प्रभावशाली राजनेता और साधु के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो यही था, उन्होंने जो नमक यात्रा थी उसमें मिल रहा था भारी जन समर्थन, भीड़ वगैरह को देख करके उन्होंने अपनी राय बदल दी और बाद में उन्होंने राजनेता और साधु के रूप में उनको स्वीकार किया। नमक यात्रा ने गांधी जी को वैश्विक स्तर पर एक महान नायक के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट है अगस्त 1942 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी और करो और मरो का नारा दिया था? किसमें उन्होंने जो है करो और मरो का नारा दिया था और किस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी अगस्त 1942 में? असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था। आंसर हो जाएगा इसका सी, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है 12th में, नेताओं की बैठक दी गई है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में गांधी जी ने अगस्त 1942 में तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो स्टार्ट किया था। उन्होंने भारतीयों से कहा था कि आज़ादी के लिए अंतिम संघर्ष है और करो और मरो का आह्वान किया था, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। ये आंदोलन स्वतः जो है सफूर्त हो गया था क्योंकि शीर्ष नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार चरखा किसका प्रतीक है? चरखा किसका प्रतीक है? केवल पुरानी तकनीक का, गरीबी और लाचारी का, स्वावलंबन और शारीरिक श्रम के सम्मान का, ब्रिटिश मशीनों की श्रेष्ठता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वावलंबन और शारीरिक श्रम की सम्मान का। गांधी जी चरखे को एक मशीन के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में देखते थे। ये गरीबों को पूरक आमदनी देता और मानसिक व शारीरिक जो श्रम है उसके बीच की दीवार को भी तोड़ देता। ये आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी उत्तर था। चरखा गांधी जी की सर्वाधिक स्थायी पहचान भी बन गया था। चरखा से हम आज भी अगर बात आती है तो सीधे महात्मा गांधी को ही याद करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? जब 15 अगस्त 1947 को
पूरा देश आज़ादी मना रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरा देश आज़ादी में मगन था। उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ पर थे? नई दिल्ली में लाल किले पर थे, साबरमती आश्रम में थे, कलकत्ता में दंगों को शांत करने के प्रयास में लगे हुए थे, या फिर लंदन में थे? तो वो क्या कर रहे थे? दंगों को शांत करने में लगे हुए थे कलकत्ता में। इसका आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी दिल्ली के उत्सव में शामिल नहीं थे, वे कलकत्ता में थे और 24 घंटे के उपवास पर थे। वे सांप्रदायिक दंगों से दुखी हो गए थे और हिंदू मुस्लिम एकता बहाल करने के लिए एक दंगाग्रस्त क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूम रहे थे। गांधी जी के जीवन का ये काल उनके श्रेष्ठतम चरण के रूप में भी माना जाता है। तो आजादी के टाइम पे वो कहाँ पे थे? कलकत्ता में, 24 घंटे के उपवास पे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या किस डेट को हुई थी और आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? ये चित्र यहाँ पर एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 2 अक्टूबर 1944 या 26 जनवरी 1950 को। तो इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी को 1948 में। कब हुई थी? 1948, 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 की शाम को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी। गोडसे ने उन्हें मुसलमानों का खुशामदी कहा और उनकी जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, उनकी नीति का विरोध किया था। किसने मारा था? गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या की थी। उनकी मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि कहा था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का बना एक ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। तो ये कथन भी याद रखना है। अगर आपसे ये परिभाषा पूछ ले कि ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसने दी है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और किसको संबोधित करते हुए कहा था? ये महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस का, क्योंकि वो काफी दुबले पतले थे महात्मा गांधी, कदकाठी में भी। तो हाड़ मांस का बना एक ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पे चला था। नेक्स्ट है अभिकथन अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, औपनिवेशिक शासकों की जो पाक्षिक रिपोर्ट है उसमें गांधी जी के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है, और कारण है कि ये रिपोर्टें जो हैं स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग की सूचनाओं पे आधारित होती हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही से की गई है। इसमें पहला जो होगा सहानुभूति दिखाई देती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सहानुभूति, पाक्षिक रिपोर्टों के में गांधी जी के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। तो ये तो हो जाएगा गलत, यानी कि अजर्सन तो हो जाएगा गलत। फिर है रीजन की ये रिपोर्ट जो है स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग की सूचनाओं पे आधारित थी। ये जो रिपोर्ट थी वो स्थानीय पुलिस और जो खुफिया विभाग थी उनकी सूचनाओं के ऊपर आधारित थी। तो ये बात हो जाएगी सही, यानी कि ए गलत और आर सही हो जाएगा। ए सही, ए गलत और आर सही आंसर इसका होना चाहिए सी। यहाँ पे देख लेते हैं, सरकारी या फिर पाक्षिक जो रिपोर्ट थी उसमें गांधी जी के प्रति सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहला तो हो जाएगा गलत, यानी कि सही आंसर है। इसके विपरीत पुलिस रिपोर्टों में उनकी गतिविधियों को नाटक या शासन के खिलाफ हताश कोशिश के रूप में पेश किया जाता था, और ये रिपोर्टें अंग्रेजों के अपने नजरिए या फिर पूर्वाग्रह को दर्शाती थी। इतिहासकारों को सरकारी रिकॉर्ड्स और जन भावनाओं के बीच अंतर विरोध को भी समझना चाहिए। जो इतिहासकार हैं उनको जन भावनाओं के बीच अंतर जो विरोध है उसको भी समझना चाहिए, और तभी ये सारी चीजें सामने लानी चाहिए। तो यही आंसर इसका होगा। ए गलत है और आर सही है, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। असहयोग, ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में, कंटिन्यू ये क्वेश्चन आता है। चाहे कोई भी सत्याग्रह हो, सारे याद करने हैं आपको। मिलान में पूछ लेगा इस प्रकार से, आपको मिलान करने वाले जो है डेट वगैरह सामने दे करके, और यहाँ पे आंदोलन दे करके कि इनमें से कौन सा मिलान सही है ये पूछ लेगा, या फिर जो यहाँ पे दिया गया है कि टाइम लाइन में व्यवस्थित करना है इसको कालक्रम में। तो पहला कौन सा हुआ था, सेकंड कौन सा हुआ था, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा? तो जो असहयोग आंदोलन है वो हुआ था नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि पहला हो जाएगा फोर। तो ये है ही पहला। यहाँ पे एक सेकंड में इसको साफ वगैरह कर देती हूँ यहाँ से। इसमें आ जाएगा 1, यानी कि पहले नंबर पे सबसे पहले हुआ था चंपारण
सत्याग्रह। सेकंड नंबर पे आएगा आपका असहयोग आंदोलन, यानी कि सेकंड नंबर पे होगा जो असहयोग आंदोलन था वो। थर्ड नंबर पे आपका होने वाला है नमक सत्याग्रह, यानी कि 3, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 4। तो इसका क्रम जो होगा वो होगा 4, 4, 1, 2, 3। ओके, 4, 1, 2, 3 ए ही इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे इनकी डेट भी दी गई है। सबसे पहले चंपारण होगा 1917 में, यहाँ पर आप देख भी सकते हो सबसे पहले चंपारण है। फिर है असहयोग आंदोलन 1920 में, यहाँ पे सेकंड नंबर पे। थर्ड पे नमक सत्याग्रह बोल सकते हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन था 13 का। नेक्स्ट है 14th चैप्टर, यहाँ पे विभाजन को समझना है, राजनीतिक स्मृति और अनुभव। पहला है, विभाजन के दौरान हुई थी भीषण हिंसा और नरसंहार का वर्णन करने के लिए विद्वानों ने किस शब्द का प्रयोग किया। तो विभाजन के टाइम पे आप सभी को पता है कि कितनी हिंसा हुई थी, कितनी चारों तरफ हत्याएं हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, इन सभी में कितने लोग बिछड़ गए थे। तो ये सारी चीजों को देख करके किस शब्द का उपयोग किया गया है। नागरिक युद्ध नहीं था ये, महाध्वंस युद्ध, महाध्वंस का उपयोग किया गया है। महान विद्रोह, सैन्य तख्तापलट नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विभाजन के समय जो विस्थापित थे उनके काफिलों के चित्र एनसीईआरटी में मिलेंगे। विभाजन के दौरान हुई चौतरफा हिंसा, हत्याएं, लूटपाट, इनकी भयानक जो स्थिति थी उसको रेखांकित करने के लिए समकालीन जो प्रेक्षक हैं और विद्वान हैं उन्होंने महाध्वंस शब्द का उपयोग किया है। उत्तर पश्चिम भारत में ये हिंसा इतनी सुनियोजित थी कि इसे महज दंगा कहना पर्याप्त नहीं था। बंटवारे को केवल क्षेत्रीय विभाजन नहीं बल्कि महाध्वंस कहना इनके मानवीय त्रासदी के पहलू को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से मनुष्यों का बुरा हाल हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किस तिथि को, किस डेट को किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डेट आपको बतानी है किस तिथि को ये जो है आह्वान किया गया था। 16 अगस्त 1946 को। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के समर्थन वापस लेने के बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में ऐलान किया था, और इसी की वजह से कलकत्ता में भीषण दंगे जो थे वो भड़क उठे थे। फिर यहाँ पे है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इंग्लिश में लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को ये विभाजन की ओर एक निर्णायक मोड़ था। नेक्स्ट है, 3 मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार की राजनीतिक रूपरेखा का सुझाव दिया था। किस प्रकार की राजनीतिक रूपरेखा का उन्होंने सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए। पूर्ण विभाजन नहीं, एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार वाला संघ नहीं, एक ढीला ढाला त्रिस्तरीय महासंघ। तो इसको जो उन्होंने सुझाव दिया था ढीला ढाला त्रिस्तरीय महासंघ का। कैबिनेट मिशन ने एक त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया और इसमें भारत एकीकृत रहता। इसमें प्रांतीय जो सभाएं थी उनको 3 समूहों में ए, बी और सी में बांटा था। क यानी कि हिंदू बहुल, ख यानी कि बी उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल, और ग में पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत की जो अखंडता थी उसको बना कर रखना, लेकिन समूहों के बीच अधिकारों को लेकर के असहमति ने इसको विफल कर दिया था। उसके बाद है नेक्स्ट, विभाजन के दौरान महिलाओं की बरामदगी के चलाए गए अभियान के तहत 1954 तक भारत और पाकिस्तान द्वारा कुल कितनी जो महिलाएं थी उनको बरामद किया गया था। महिलाओं की रिकवरी के लिए चलाया गया अभियान था 1954 तक। कब भारत और पाकिस्तान द्वारा कुल कितनी महिलाएं थी जिनको बरामद किया गया था? तो इसमें किया गया था 23,000, 30,000, 23 नहीं 30,000। दोनों देशों की सरकारों ने जो अपहृत महिलाएं थी उनके परिवारों तक जो महिलाएं थी उनको उनके फैमिली तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाए थे दोनों देशों ने, जिसके तहत 1954 तक लगभग 30,000 महिलाओं को बरामद किया था। इसमें से 22,000 मुस्लिम महिलाओं को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख महिलाओं को पाकिस्तान से निकाला गया था।
इस अभियान में महिलाओं की सहमति नहीं ली गई थी, जिसमें कोई अगर महिला थी वो दोबारा से विस्थापन का दुख झेलना पड़ा था कि उन्होंने अपना जो सेटलमेंट वहां कर ली थी, फिर उनको वापस से उस परिवार में भेज दिया गया, उनके पुराने परिवार के पास। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के वह कौन से नेता थे जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे और उन्हें सीमांत गांधी कहा गया था। वो कौन थे? खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना गया, खुदाई खिदमतगार के नेता थे। वे महात्मा गांधी अंत तक वे और महात्मा गांधी अंत तक विभाजन के विरुद्ध डटे रहे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, जबकि जो अन्य नेता थे वो अनिवार्य त्रासदी मान चुके थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी था। नेक्स्ट है रावलपिंडी के थोवा खालसा गांव में विभाजन के दौरान एक हृदय विदारक घटना घटी थी, जहां पे क्या हुआ था, 90 महिलाओं ने शत्रु के हाथों पड़ने के बजाय कुएं में कूद करके अपनी जान देती थी। कितनी महिलाएं थी? 90। रावलपिंडी के थोवा खालसा गांव में विभाजन के दौरान एक हृदय विदायक घटना घटी थी कि 90 जो महिलाएं थी वो शत्रु के हाथों में जाने के बजाय जो उन्होंने मरना बेहतर समझा था, इसलिए उन्होंने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। उर्वशी बुटालिया की पुस्तक के अनुसार रावलपिंडी के थोवा खालसा गांव की 90 सिख महिलाएं थी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए कुएं में कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। विस्थापित लोग इसे आज भी शहादत का दर्जा देते हैं और ये घटना दर्शाती है कि विभाजन के दौरान महिलाओं की देह को सामुदायिक सम्मान का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के किस दंगा प्रभावित क्षेत्र का पैदल दौरा किया था? कलकत्ता का, नोआखाली का, ढाका या अमृतसर का? तो इन्होंने जो दौरा किया था, पैदल दौरा, कहाँ किया था? नोआखाली का, 1946 में। गांधी जी 73 साल की उम्र में नोआखाली यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में है ये, और गांव में पैदल घूमे थे। स्थानीय मुसलमानों को हिंदुओं की रक्षा के लिए समझाया जा सके और वे अहिंसा के अपने सिद्धांत का परीक्षण भी कर रहे थे। गांधी जी के नोआखाली और बिहार के दौरों को उनकी अकेली फौज के सक्रियता के रूप में भी याद किया जाता है। नेक्स्ट है विभाजन के इतिहास को समझने के लिए जो आधिकारिक दस्तावेज थे उनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? आधिकारिक दस्तावेजों के अलावा और कौन से दस्तावेज थे जो इम्पोर्टेंट थे? तो वो थे मौखिक साक्ष्य या फिर व्यक्तिगत संस्मरण। सरकारी दस्तावेज अक्सर राजनीति की बात करते हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज मिलते हैं वो राजनीति की बात करते हैं, लिखे हुए लेखे जो कि मिलते हैं। लेकिन विभाजन की पीड़ा को समझने के लिए मौखिक वृत्तांत और संस्मरण यानी कि उस टाइम की यादें, डायरिया, उस टाइम पे जो उनके आंखों के सामने चल रहा था उसको लिखा, एज इट इज, जो भी घटनाएं घटी हैं सेम उनको लिखा। साक्षात्कार अनिवार्य है, इससे आम लोगों के निजी अनुभव का भी पता चलता है। मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री हमें शासन के रिकॉर्ड से परे मानवीय संवेदना यानी जो फीलिंग्स होती है ना इंसान की, वहां तक लेकर के जाता है कि उस टाइम पे महिलाओं ने, पुरुषों ने क्या क्या सहन किया था। नेक्स्ट है पंजाब और बंगाल के विभाजन के अनुभव में एक मुख्य अंतर ये था कि बंगाल में कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, या फिर पंजाब का बंटवारा और जनसंख्या का तबादला बहुत ही अचानक और पूर्ण था यानी कि टोटल, या फिर पंजाब में शांति रही जबकि बंगाल जलता रहा, या दोनों जगह स्थिति बिल्कुल एक समान थी। तो पंजाब में जो थे सभी जनसंख्या जो थी उसका तबादला बहुत ही अचानक हुआ था और पूर्ण था, यानी कि पंजाब का बंटवारा और जनसंख्या का तबादला था वो एकदम अचानक से हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। पंजाब में लगभग सभी हिंदू और सिखों को भारत की तरफ और सभी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया, जो कि महज 2 सालों में हुआ था, 46 से 48 तक। बंगाल में ये प्रक्रिया अधिक लंबी चली और वहां पर सीमाओं के आर पार आवाजाही थी वो बनी रही थी, यानी कि जो हिंदू और सिख थे वो भारत की तरफ चले गए और जो सभी मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ। पंजाब यानी कि अचानक और पूर्ण विस्थापन, और बंगाल की बात करें तो धीरे धीरे और निरंतर लगातार कंटिन्यू चलता रहा विस्थापन। तो यहाँ पे है पंजाब का बंटवारा और जनसंख्या का तबादला बहुत ही अचानक से हुआ था, ये बात सही है।
नेक्स्ट है अभिकथन यानी अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन। अभिकथन यहाँ पे दिया गया कि विभाजन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का महिलाओं के प्रति संवेदनहीन रवैया दिखाई दिया था। कारण यह है कि सरकारों ने बरामद की गई महिलाओं के निजी अधिकारों और इच्छाओं का दरकिनार कर उनको जबरदस्ती उनके पुराने परिवारों के पास भेज दिया। तो दोनों बातें यहाँ पे सही की गई हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, यानी इसका आंसर यही होगा। विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ यानी कि जो पाकिस्तानी सरकार थी, भारतीय सरकार थी, तो महिलाओं के प्रकार उनका संवेदनहीन रवैया दिखाई दिया था। और सरकारों ने जो महिलाएं बरामद की थी एक दूसरे यानी कि पाकिस्तान से महिलाओं को, जो हिंदू महिलाएं थी उनको हिंदुस्तान यानी कि भारत में भेज दिया, और भारत में जो भी महिलाएं थी पाकिस्तानी उनको पाकिस्तान भेज दिया गया था आपस में। और इनके मर्जी वगैरह नहीं पूछी गई थी, इनका सिर्फ डाटा देखा और सीधा उनको वहां पर भेज दिया उनके पुराने परिवार के पास, पुरानी फैमिली के पास, चाहे वो जाना ना चाहती हो फिर भी उनको जबरदस्ती भेजा गया। तो सरकार ने महिलाओं को वस्तु माना और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके पुराने धर्म और परिवार के पास भेज दिया था, भले ही वे अपने अब नए जीवन में खुश थी। इससे मानवीय संबंधों की जटिलता के प्रति उनकी जो संवेदनहीनता है वो प्रकट होती है। महिलाओं की जो बरामदगी थी अभियान को अक्सर मानवीय से ज्यादा वैधानिक जो है दृष्टिकोण से देखा गया है कि हमें तो सिर्फ सभी धर्मों को बराबर करना है, यानी कि हिंदुओं को उनके पास भेज दो, हिंदुओं के पास में चाहे वो मर्जी हो या ना हो, उनको पसंद हो ना पसंद हो, और जो मुसलमान हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज दो, चाहे वो वहां पे सेटल हो गए हैं, उन्होंने अपना फिर से एक परिवार बना लिया है, तो उनकी मर्जी हो या ना हो, बस उनको तो अपना काम करना है। फिर है 1947 में जब लोग विभाजन के दौरान विस्थापित हुए थे तो पाकिस्तान से भारत आए जो शरणार्थी थे उनके लिए दिल्ली के किस स्थान पर एक विशाल शिविर जो था वो खोला गया था। तो ये पुराना जो किला था दिल्ली में, वहां पे उनको विशाल शिविर ठहरने के लिए शरणार्थियों के लिए जगह दी गई थी। यहाँ पर है 1947 के दिल्ली के पुराने किले के भीतर बहुत ही बड़ा शिविर लगाया गया था, शरणार्थी शिविर। भारत के विभिन्न हिस्सों, पाकिस्तान से आए जो विस्थापित शहर थे लोग थे, उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी। नेक्स्ट है विभाजन की त्रासदी के संदर्भ में मुहाजिर शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है। मुहाजिर शब्द है वो किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। मुहाजिर शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो उर्दू भाषी प्रवासी लोग थे और उत्तर प्रदेश और बिहार से पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में गए थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार से पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में जाने वाले उर्दू भाषी प्रवासी हैं, उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? मुहाजिर का। नेक्स्ट है 7 सितंबर 1946 को गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में मुस्लिम लीग से क्या गुजारिश की थी कि वे तुरंत भारत छोड़ दें या फिर वे किसी भारतीय को अपना शत्रु न समझे बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाकर रखें, वे केवल दिल्ली में रहे या फिर वे अंग्रेजों की सहायता करें। तो उन्होंने मुस्लिम लीग से गुजारिश की थी कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना समझे बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बना करके रखे। इसका आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस लीग से अपील की थी कि हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी में उपजे हैं और उनका खून भी एक है। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को गैर इस्लामिक और पाप बताया क्योंकि इस्लाम मानवता की एकता का समर्थक है। गांधी जी का मानना है कि भले ही मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं पर मैं विभाजन को सही नहीं मानता, यानी कि विभाजन के खिलाफ थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है विभाजन के समय पुलिस और सेना की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। पुलिस की और सेना की क्या भूमिका थी विभाजन के टाइम पे? उनमें भी सांप्रदायिक भावनाएं घर कर गई थी और उन्होंने अक्सर अपने धर्म के लोगों की मदद की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर इसका भी बी होगा। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के साथ ही जो वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता कमजोर पड़ गई थी। कई स्थानों पर पुलिस ने न केवल दंगाइयों को खुली छूट दी बल्कि दूसरे समुदायों पर हमलों में भी भाग लिया। यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, दंगाइयों पर भारी गोलाबारी की। तो इसका आंसर डी होना चाहिए ना, इसी भावनाएं घर कर गई थी। इसका आंसर एक सेकंड में चेक करती हूँ। ओके, हमारा आंसर बी ही होगा। इसमें दिया गया है ना, उन्होंने अक्सर अपने धर्म के लोगों की मदद की थी पुलिस और सेना ने।
तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता जो थी वो कमजोर पड़ गई थी। कई स्थानों पे पुलिस ने न केवल दंगाइयों को खुली छूट दी बल्कि पूरे समुदाय पे हमला भी किया। यही देख करके हमने डी समझा था, लेकिन ये डी नहीं होगा इसका। एक गोली भी नहीं चलाई गई थी। ये विवरण अमृतसर और अन्य शहरों में पुलिस की निष्क्रियता को भी दर्शाता है कि उन्होंने अपने धर्म के लोगों की हेल्प भी की है कहीं कहीं, और उन्होंने सिर्फ पूरी तरह से वो निष्पक्ष नहीं थे, यानी कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थे। यहाँ दिया गया है कहीं कहीं पर एक भी उन्होंने गोलियां नहीं दी चलाई गई थी, और कई कई जगह पे वो निष्क्रिय दिखाई दिए थे। तो आंसर यही होगा कि उन्होंने अपने धर्म के लोगों की कभी कभी हेल्प की थी। सही इसका आंसर ओवरऑल करके देखते हैं ना, सभी ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद सही आंसर इसका बी ही निकलता है। अगर अगर हम ओवरऑल देखने की बजाय जो इसको सीधा पढ़ लेंगे तो हमें आंसर डी ही लगेगा, लेकिन डी इसमें गलत है। भारी गोलियां नहीं चलाई गई थी, यहाँ पे दिया गया ना सीधा सीधा एक भी गोली नहीं चलाई थी। नेक्स्ट है विभाजन के मौखिक इतिहास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मौखिक जो ओरल हिस्ट्री है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है विभाजन के मौखिक इतिहास के सामने। जो लोग थे वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। विस्थापित लोग जो हैं निजी और खौफनाक अनुभव जैसे रेप वगैरह हो गए, बलात्कार हो गए, उनके बारे में बात करने में झिझकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड जो है मौजूद नहीं है, या लोगों की याददाश्त जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी। जो विस्थापित लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, वो लोग निजी और खौफनाक, उनके प्राइवेट जो एक्सपीरियंस थे उस टाइम पे विभाजन के दौरान, वो दूसरों के सामने वो खुल करके बात नहीं करना चाहते। जैसे कि किसी का बलात्कार हो गया, किसी के साथ में कोई और दर्दनाक घटना हो गई, तो वो अपने दर्द को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। किसी भी नई जगह जा करके वो सारी चीज़ें, अपने जो अनुभव उन्होंने उस टाइम पे किया था, वो किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहते थे, और यही इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। बलात्कार या फिर अपहरण जैसे बेहद निजी और दर्दनाक अनुभव वो किसी भी अजनबी के सामने बयान नहीं करना जो था पीड़ितों के लिए बहुत ही कठिन होता, वो नहीं करना चाहते थे। इतिहासकारों को उनके लिए आत्मीय संबंध विकसित करने पड़ते हैं, यानी कि उनको समझना पड़ता है, उनके और करीब जाना पड़ता है, तभी वो बता पाएंगे। और नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। एक नए युग की शुरुआत हुई थी, और उसके बारे में ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चाहे आप पॉलिटिकल के थ्रू ले लो या हिस्ट्री के। तो संविधान से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे पॉलिटिकल, आप सभी को पता है संविधान जो होगा वो पॉलिटिकल में ज़्यादा जाता है, लेकिन इसमें संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या बैठकें हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, किस किस ने हिस्सा लिया था, कौन अध्यक्ष था उस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट चैप्टर होगा 12th क्लास की हिस्ट्री का। उसके बाद में आपको हिस्ट्री देखने की जो है ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर भी। 9th से लेकर के 12th तक की कंप्लीट हिस्ट्री आपको मेरी यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जो है ओपन कर लेना, सारी हिस्ट्री की जो PDF वगैरह है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो चलिए आज की लास्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, संविधान का निर्माण। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा जो है उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था, किसके द्वारा जो है पेश किया गया था, तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको हम संविधान की जो मार्गदर्शिका या फिर हम इसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका चित्र दिया गया है जवाहरलाल नेहरू का एनसीईआरटी में भाषण देते हुए, आपको एनसीईआरटी में फोटो मिलेगी। फिर है 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान के जो मूल आदर्श जैसे कि लोकतंत्र हो गया, समानता या फिर न्याय, इनको परिभाषित किया था इसमें। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है ब्लूप्रिंट, संविधान की मार्गदर्शिका। नेक्स्ट है सेकंड, संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था, और जिसकी जिम्मेदारी जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो चर्चाओं को रचनात्मक दिशा देना था। तो इस चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनकी भूमिका ये निश्चित करना था कि चर्चा एक व्यवस्था के तहत होनी चाहिए, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का प्रतिशत कितना था?
टोटल सदस्यों की बात करें संविधान सभा में तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य कितने प्रतिशत थे? 50 थे, 82 थे, 65 थे, 95, तो 82% होंगे। कितने थे? 82% कांग्रेस के थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 300। उनमें से 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। हालांकि कांग्रेस स्वयं एक विविध दल था, इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे, इसलिए सभा में गहन वाद विवाद भी होते रहते थे। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार के बाद में सभा में कांग्रेस का भारी जो है बहुमत था। कांग्रेस का भारी बहुमत था मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद। नेक्स्ट है, किस कम्युनिस्ट सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काला साया दिखाई देता था? किस कम्युनिस्ट सदस्य को संविधान सभा की जो चर्चाएं थी उनके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काला साया दिखाई देता था? तो वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी या लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी का मानना था कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वे अंग्रेजों की योजना पे काम कर रही है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया था, जो भी संविधान सभा का सदस्य था उन्होंने आग्रह किया था कि वे खुद को साम्राज्यवादी प्रभाव से पूरी तरह से आजाद कर लें। लाहिड़ी का तर्क था कि वे अंतरिम सरकार अभी भी वायसराय के निर्देश पर चल रही है। नेक्स्ट है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान सभा में किसने जोरदार वकालत की थी और उन्हें आदिवासी के रूप में नई पहचान देने की मांग की थी? तो ये की थी जयपाल सिंह ने। किसने की थी? जयपाल सिंह ने। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान सभा में जोरदार मांग की थी जयपाल सिंह ने। जयपाल सिंह ने आदिवासियों के शोषण के इतिहास को सामने रखा। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को आरक्षण से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। उनको आरक्षण नहीं चाहिए, उनको पहले सुरक्षित किया जाए ताकि वे मुख्य धारा के समाज के साथ बराबरी से मिल सके। जयपाल सिंह स्वयं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और आदिवासी नेता भी थे। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचिका की मांग को किसने एक जहर बताया जो देश की राजनीति में समा गया है? जो पृथक निर्वाचिका की मांग की थी तो किसने कहा था कि ये एक जहर है और जो कि देश की राजनीति में समा गया है? तो ये थी सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इसका आंसर भी बी होगा। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ये जो व्यवस्था है वो समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ करती है। इसमें देश का विभाजन हुआ और ये लोकतंत्र के लिए घातक भी सिद्ध होगी, इसलिए उन्होंने कड़ा जहर बताया इसको। विभाजन के बाद अधिकांश जो सदस्य थे वो पृथक निर्वाचिका को एकता के लिए खतरा मानने लगे थे। नेक्स्ट है, दलित जो जातियां थी उनके अधिकारों पे बोलते हुए किसने कहा था कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है, हमारी देह अब काम नहीं करती है? तो ये दलितों के अधिकारों पे बोलते हुए किसने कहा था कि हमें हजारों सालों तक नीचा दिखाया गया, दबाया गया और अब हमारी देह कोई भी काम नहीं करती है? तो ये जो कथन था वो था केजे खांडेकर का। केजे खांडेकर यानी सी। मध्य प्रांत के थे केजे खांडेकर। इन्होंने दलितों की सामाजिक और मानसिक पीड़ा को व्यक्त किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि दलितों की समस्या केवल राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक भी है, जिसके लिए आरक्षण होना अनिवार्य है। दलित नेताओं ने संरक्षण की बात करें तो सामाजिक अक्षमताओं के निवारण पे जोर दिया था। और ये दलितों से रिलेटेड आप देखो यहाँ पे दिया गया है दलित जातियों पे, तो इसको देख करके आप सीधा डॉक्टर अंबेडकर मत कर देना। ये जो कथन दिया गया था कि हमारी देह अब कभी किसी काम की नहीं रही, हम हजारों साल तक दबे रहे, तो ये कथन था खांडेकर जी का। नेक्स्ट है, संविधान सभा में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में समवर्ती सूची में रखे गए जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? केवल केंद्र को, केवल राज्यों को, केंद्र या राज्य दोनों को, या फिर केवल स्थानीय पंचायतों को? तो जो राज्य की शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में समवर्ती सूची है उस पर दोनों का अधिकार है, केंद्र हो या राज्य। तो कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। संविधान की 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और कोई भी विवाद हो जाएगा तो मान्य किसका होगा? केंद्र का। विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलेगी। नेक्स्ट है, मद्रास की किस सदस्य ने केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने का विरोध किया था कि जो शक्तियां हैं वो सारी केंद्र के पास में ही हैं, और कहा कि शक्तियों का ऐसा संतुलन होना चाहिए जिसमें राज्य भी फल फूल सके, सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये मद्रास के कौन से सदस्य थे उन्होंने कहा था? तो ये कहा था के संथानम ने।
कौन थे वो? संथानम। इन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि केंद्र के पास में ज्यादा शक्तियां होंगी तो राज्य आर्थिक रूप से पंगु हो जाएंगे और अपने विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता पे जोर दिया कि राज्यों के पास भी अपनी शक्ति होनी चाहिए। स्थानम का तर्क था कि केंद्र अपनी अत्यधिक जो जिम्मेदारियों का बोझ खुद से टूट जाएगा, बोझ से वो खुद ही टूट जाएगा केंद्र। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार भारत की जो राष्ट्रभाषा है कौन सी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा जो है बनाने के लिए कहा था कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हिंदू और उर्दू का मिश्रण, यानी कि हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम नहीं, अंग्रेजी भी नहीं, संस्कृतनिष्ठ, अरबी फारसी युक्त, ये थी हिंदुस्तानी। गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू का मिश्रण होगा, भारत की आदर्श भाषा है और एक ऐसी भाषा थी जिसे हिंदू मुस्लिम और उत्तर दक्षिणी सभी समझ सकते हैं और ये विभिन्न संस्कृतियों के मेल से भी बनी है, इसलिए इसको हिंदुस्तानी को समावेशी भाषा जो कि सभी को शामिल करके चलती है, इसी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो कौन सी भाषा थी वो? हिंदुस्तानी। नेक्स्ट हो जाएगा, किस सदस्य ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा था कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी नहीं जानते उन्हें इस सभा में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये कथन सारे याद रख लेना। 12th जो भी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगी, सारे कथन याद रख लेना। और टीजीटी वालों के भी एक आध आपसे पूछ सकता है। जो लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं जानते उनको सभा में रहने का भी हक नहीं है। और ये किसने कहा था, किस सदस्य ने कहा था? तो ये थे आरवी धुलेकर। किसने कहा था ये? आरवी धुलेकर यानी कि ए। संयुक्त प्रांत के थे आरवी धुलेकर। इन्होंने हिंदी के समर्थन में बहुत ही उत्तेजक यानी कि एक भाषण दिया था कि कोई अगर हिंदी नहीं जानता है तो वो सभा में नहीं शामिल हो सकता, हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं जानते। उनके इस बयान पे सभा में काफी हंगामा हुआ था और अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा था। धुलेकर के रुख ने गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे मद्रास उनमें डर पैदा कर दिया था। फिर है संविधान सभा की भाषा समिति ने भाषाई विवाद को हल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सुझाया था? तो संविधान सभा की जो भाषा समिति थी, लैंग्वेज कमेटी, इसने भाषाई विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया था या कौन सा फार्मूला जो बताया था, सुझाया था? तो हिंदी को तुरंत एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाना, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी को पूरी तरह से प्रतिबंध करना, ये भी नहीं होगा। हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना और 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग जो था वो जारी रखना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा सी। समिति ने बीच का रास्ता निकाला। देवनागरी जो लिपि में हिंदी है उसको भारत की राजभाषा घोषित कर दें। साथ ही ये भी तय हुआ था कि 15 सालों तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जो होगा वो जारी रहेगा। भारतीय संविधान की वे कौन सी विशेषता है जिसपे सभा में लगभग बिना किसी भी विवाद के सहमति बन गई थी? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जिस पर सभा में लगभग बिना किसी विवाद के ही सहमति बन गई थी? तो वो थी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी, यानी कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, प्रत्येक वयस्क जो 18+ था आपका भारतीय को वोट देने का अधिकार मिलेगा। एक ऐसा प्रावधान था जिसे बिना किसी बड़ी बहस के स्वीकार कर लिया गया और ये भारतीय लोकतंत्र के प्रति सभा के गहरे विश्वास को भी दर्शाता है। ये अन्य देशों यानी कि अन्य देशों में ये अधिकार बहुत ही संघर्ष के बाद मिला। भारत ने इसको शुरुआत से ही अपना लिया था, वयस्क मताधिकार को। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है वो किस वर्ष बनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किस वर्ष किया गया था? तो ये किया था 1946 में और 16 अगस्त को, यानी कि बी। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इससे कलकत्ता और देश के जो अन्य हिस्से थे उसमें भीषण दंगे जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन और रीजन का क्वेश्चन, यानी कि अजर्शन रीजन। कारण यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, और ये अभिकथन है ए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया है और संविधान निर्माताओं ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और धार्मिक जो अल्पसंख्यक थे उनको अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार भी दिया। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही, और इसकी व्याख्या भी सही से करता है। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पे बल दिया गया था, यानी कि हर धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी
जो है राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म होंगे वो एक समान, उनको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। और जो अल्पसंख्यक है वो भी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। और यहाँ नीचे दिया गया कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार की बात की गई है और इसके माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया गया है। भारत में राज्य और धर्म के बीच में एक विवेकपूर्ण फासला भी रखा गया है, एक लिमिट रखी गई है हर चीज की। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई भी राजकीय धर्म, राष्ट्रीय धर्म ये सब नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म जो होंगे वो एक समान होंगे। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को नहीं अपनाना चाहता है तो ना अपनाए, किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता, नास्तिक रहना चाहता है तो नास्तिक रह सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार किस में आते हैं? धर्मनिरपेक्षता में। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। कल मैं कोशिश करूंगी कि आपके PYQ करवाऊं सबसे पहले। बहुत से बच्चे हैं जो कि नए जुड़ते हैं, जिन्होंने पिछली PYQ की क्लास नहीं देखी है, और इसलिए मैं स्टार्टिंग से PYQ करवाने वाली हूँ। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर मई के लास्ट में आपका एग्जाम हो तो, और नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने अभी 12th तक की हिस्ट्री कर ली है और 11th तक हमने सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं। हमारा जो TGT का सिलेबस है वो 11th तक ही जाता है ज़्यादातर। पॉलिटिकल साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 12th क्लास की आपको मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस आपको 12th की भी मिल सकती है। बाकी जो ज्योग्राफी है वो 11th तक ही मिलेगी आपको, ज़्यादा 12th में आपको नहीं घुसना पड़ेगा। TGT वालों के लिए मैं बता रही हूँ, PGT वाले इसको सीरियसली ना ले। PGT वालों के लिए तो आपको पता है कि आपको 12th करनी ही पड़ेगी, 11th 12th तो आपको करनी ही करनी है। और TGT वालों के लिए मैं बता रही हूँ ज्योग्राफी 9th से लेकर के 11th तक। आपकी जो बाकी इकोनॉमिक्स बचती है और आपकी हिस्ट्री बचती है वो हमने 12th तक करवा ली है। इकोनॉमिक्स आपकी जो होगी वो 9th और 10th तक ही आप कर लोगे ना, 9th और 12th, तो वो उसमें भी आपकी इको जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं है, 8 या 10 क्वेश्चन आपके इसमें से मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में से, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और TGT हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के आप 11th तक कर लोगे ना, वो भी आपके लिए काफ़ी होगी, इनफ होगी। इसमें से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने इतनी क्लासेस दी हैं कि कोई भी बच्चा अब ये नहीं बोल सकता कि इनमें से बाहर से कोई क्वेश्चन आया है। हर तरह से क्लासेस दी हैं मैंने, कोई भी PYQ के भी करवा रखे हैं वैसे तो। अगर कल भी एग्जाम हो जाता है तो भी जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं तो उनको भी 40+ लाने में आसानी रहेगी, वो आराम से ला सकते हैं। और ये आपको पता है कि काफ़ी टफ होता है, 11th 12th की NCERT इतनी इजीली आप एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि CTET की तरह 50+, 55+ भी ले सकते हो स्टेट में, ऐसा नहीं होगा। अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हो कहीं पे, NCERT को आपने खुद से भी पढ़ा हुआ है, तो आप 50 तक जा सकते हो, 50+ कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने सारी क्लासेस देखी वो आसानी से इजीली 40+ आराम से ले सकता है, सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैंने 9th और 10th जो है पहले 2024 के एग्जाम के लिए बुक से भी करवाया है, सीधे बुक से उठा करके एक एक लाइन पढ़ाई है NCERT की। उसके बाद में इस बार मैंने ये प्रैक्टिस वगैरह करवाए हैं, की पॉइंट्स उठा करके, कुछ इस तरह से MCQ करवा करके। तो जो भी बच्चे नए नए जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में आकर के सीधा जाओ, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पे देखते हो ना, सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट के ऊपर जो मेन लाइन लिखी हुई होगी यहाँ पे कि 9th से 12th तक की हिस्ट्री है, तो उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी। 9th से 12th तक की आपको ज्योग्राफी मिलेगी अलग से, फिर अलग से आपको पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है। PYQ की अलग से मिलेगी। और साथ ही अभी CTET की भी क्लास होगी। जिन भी बच्चों को CTET करना है साथ के साथ, तो CTET के लिए भी आप जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो आपको मिल जाए। लाइव क्लास अभी मैं नहीं स्टार्ट करवा पाऊंगी, अभी जो सेटअप वगैरह नहीं है मेरे पास, क्योंकि लाइव के लिए एक तो टाइम वगैरह निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीच में आप क्लास को छोड़ करके नहीं जा सकते, कोई भी डिस्टर्ब वगैरह आपके होगा तो आप लाइव क्लास नहीं ले पाओगे इसी वजह से। तो बहुत जल्द हम लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं, CTET की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। और बार बार मैं नहीं बोलती हूँ, जाने से पहले ही एक बार आपके साथ में बातें वगैरह करती हूँ, आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक ज़रूर कर देना और फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। कल PYQ की ही स्टार्ट करेंगे।